नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने सुमित्रा नंदन पंत और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और उनकी रचनाओं पर आधारित प्रश्नों पर बात की थी और आज के सत्र में भी हम उनके रचनाओं और उनके कृतित्व से संबंधित प्रश्नों पर बातचीत करने वाले हैं। और ये वो प्रश्न है दोस्तों जिन पर जो अलग अलग परीक्षाओं में समय समय पर पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ध्यान देंगे कि यहाँ काव्य की पंक्तियां दी गई हैं और यहाँ कवियों के नाम दिए गए हैं। नेट जेआरएफ में दोस्तों आजकल सुमेलित वाले प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको जो प्रसिद्ध कवियों की पंक्तियां हैं, पंक्तियां उनको खास तौर से ध्यान में रखना है। तो पहली पंक्ति है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। दूसरी है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल। तीसरी है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। और आखिरी है, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका। तो देखिए दोस्तों, आपको यदि ध्यान हो तो ये पंक्ति हम पढ़ चुके हैं और ये दो पंक्तियां तो हम पढ़ चुके हैं। और ये जो पहली पंक्ति है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ये सुमित्रा नंदन पंत की कवि पंक्ति है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल, जयशंकर प्रसाद की कामायनी के श्रद्धा सर्ग की पंक्ति है, हम पढ़ चुके हैं श्रद्धा सर्ग। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। और धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका, ये पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति से ली गई है और सरोज स्मृति हम पढ़ चुके हैं, यानी ये है। अब उत्तर हमारे सामने जो आता है वो ए का उत्तर आ रहा है चौथा, बी का आ रहा है तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, यानी चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला जिस विकल्प में है वही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। देखते हैं, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा नहीं, तीसरा, दूसरा, पहला, पांचवा नहीं, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा इस प्रश्न का सी। अगला प्रश्न, पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं, यह कथन किसका है? यूपी पीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस दिए गए हैं, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या डॉक्टर बच्चन सिंह। तो दोस्तों, ये जो पंक्तियां हैं, ये जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है और उनके हिंदी साहित्य के इतिहास से उद्धृत ये पंक्तियां हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति से उद्धृत की गई हैं? यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं युगांत, ग्राम्या, गुंजन और स्वर्ण धूली। तो दोस्तों, ये पंक्तियां बी ग्राम्या से है और इसमें संकलित वाणी कविता से है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे ग्राम्या की पंक्तियां हैं, तो उत्तर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? डीएसएसबी पीजीटी 2021, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस प्रसाद, हरिऔध, निराला और पंत। जाहिर सी बात है कि पंत के द्वारा रचित पहला कविता संग्रह उनका जो संकलित है वो है उच्छ्वास। पहला जो कविता संग्रह उनका प्रकाशित हुआ वो उच्छ्वास है, जबकि उनकी प्रारंभिक रचनाएं वाणी वीणा नाम के काव्य संग्रह में संकलित हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी और उच्छ्वास का प्रकाशन वर्ष है 1920, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? यूजीसी नेट 2020-2021 में प्रश्न पूछा गया। विकल्प है, जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को और जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। दूसरा है, परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया है। तीसरा है, इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। और
चौथा है कवि परिवर्तन का स्वागत नहीं करना चाहता। तो दोस्तों इनमें से हमें परिवर्तन कविता हम पढ़ चुके हैं, उसकी विषय वस्तु की चर्चा कर चुके हैं। तो उस कविता के विषय में इनमें से कौन से कथन सही हैं उन्हें हमें तलाश करना है। तो सबसे पहली बात तो यह कि ए विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने, यानी सुख, द्वंद्वात्मकता का मतलब क्या है, जो मैंने आपको परिवर्तन कविता के विषय में समझाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो जीवन है वो विपरीत परिस्थितियों के बीच से विकसित होता है और सृष्टि का विकास भी विपरीत परिस्थितियों के बीच से ही होता है। तो द्वंद्व है, सुख दुख रात दिन, जो परस्पर विरोधी स्थितियां हैं, उनके द्वंद्व ने इस कविता के रूप विधान को, यानी इस कविता की बनावट को, इसके शिल्प को थोड़ा जटिल बना दिया है। लेकिन उस द्वंद्वात्मकता के कारण ये काफी प्रभावशाली कविता के रूप में हमारे सामने आती है, और यही विद्वानों ने ग्रैंड महाकाव्य कहकर के संबोधित किया है, जबकि ये एक लंबी कविता है। दूसरा विकल्प में एक ही लय का प्रयोग किया गया है, ये असत्य कथन है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और परिवर्तन का स्वागत नहीं करना चाहता कवि, ये कथन बिल्कुल गलत है। तो ऐसी स्थिति में यहां दो कथन बिल्कुल सही हैं, पहला और तीसरा। अब देखते हैं कि पहला और तीसरा किस विकल्प में है। ए में पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं, ये यूजीसी नेट 2020-21 में ये प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो दोस्तों ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की हैं, और इनकी जिस कविता की ये पंक्तियां हैं उस कविता का शीर्षक है सुंदरता का आलोक स्रोत। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, और ये कविता, इसका आंसर होगा बी। प्रश्न पर आते हैं। बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार, इस काव्यांश का प्रतिपाद्य है। यूजीसी नेट 2020 और 21 में यह प्रश्न पूछा गया। और ऑप्शंस हैं, स्त्री स्वावलंबी है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, स्त्री पुरुष स्वच्छंद हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि ये पंक्तियां परिवर्तन कविता की हैं, और कवि परिवर्तन के विध्वंसकारी विनाशकारी रूप का जब चित्रण करते हैं, तो जो नई विकसित हुई लतिका है, जिसने अभी पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं किया है, वायु के पेड़ों से आहत होकर वो छिन्न भिन्न होकर के जमीन पर पड़ी है, और उसको देख करके कवि उस पर मानवीय गुणों का आरोप करते हैं, मानो वो एक ऐसी स्त्री है जिसका अभी वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हुआ था, और वो उसके पति के निधन के कारण उसे वैधव्य का दुख भोगना पड़ रहा है, और उसके लिए सिंदूर जो है वो अंगारे के समान बन गया है। हालांकि इसका मूल प्रतिपाद्य है वो परिवर्तन की विनाश लीला का चित्रण करना है छिन्न भिन्न लतिका के माध्यम से, लेकिन क्योंकि यहां पर वो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए हमें क्या करना होगा, इनमें से ही सही उत्तर तलाश करना होगा। यदि हम ये माने कि ये स्त्री के विषय में, क्योंकि लतिका की बात हालांकि हो रही है, लेकिन लतिका को कवि किस रूप में देख रहे हैं, एक स्त्री के रूप में देख रहे हैं, तो ऐसी स्त्री में वो कैसे पड़ी है, छिन्नाधार पड़ी है। तो उस स्थिति में स्त्री के स्वावलंबन की बात यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, ये कथन बिल्कुल इस अंश के विषय में बिल्कुल उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि पति के निधन के बाद उसे वो छिन्नाधार कह रहे हैं, यानी पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, इस तरह की चर्चा यहां पर है ही नहीं, और स्त्री पुरुष स्वच्छंद है, ये बात यहां कवि के द्वारा नहीं कही गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। मुक्त करो नारी को, चिरंदिनी नारी को, युग युग की बरबर कारा से जननी सखी प्यारी को। नारी भावना से संबंधित निम्न पंक्तियां किस कवि की हैं? एसएसपी पीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो दोस्तों सी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर है। ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की नारी कविता से ली गई हैं।
इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में यह प्रश्न पूछा गया और दोस्तों इसकी चर्चा हम पंत जी के परिचय को जब पढ़ रहे थे उस समय कर चुके हैं। ऑप्शंस हैं पल्लव, ग्रंथि, वीणा और उच्छ्वास। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वीणा में उनकी प्रारंभिक रचनाएं, प्रारंभिक कविताएं संकलित हैं जिन्हें कवि ने स्वयं बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कह करके पुकारा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। और वीणा का जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों वो 1927 माना गया है। आगे चलते हैं। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, इसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है? डीएसएसबी पीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो दोस्तों ये सभी छायावाद के कवि हैं, चारों छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं, लेकिन कुर्मांचल जन्मभूमि से केवल संबंध सुमित्रा नंदन पंत का है। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? डीएसएसबी पीजीटी 2021 एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं शिल्पी, चिदंबरा, लोकायतन और गुंजन। तो दोस्तों लोकायतन उनका महाकाव्य है, इनमें से शेष सभी उनके कविता संग्रह है। तो आंसर होगा हमारा सी। कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया और जाहिर सी बात है कि प्रगतिवाद की ओर तो निराला भी मुड़े थे, लेकिन भौतिक दर्शन के साथ अरविंद दर्शन की ओर मुड़ने का कार्य केवल सुमित्रा नंदन पंत ने किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, एनवीएस पीजीटी 2014, यूपी टीजीटी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। ध्यान देंगे यहां कभी कभी पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी जाना जाता है। यहां पर राजकुमार कहा गया है, लेकिन प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं कवि पंत। तो इस कथन को भी आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शंस हैं प्रसाद, पंत, निराला और बच्चन। तो जाहिर सी बात है बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, यूपी पीजीटी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता मानी जाती है गिरजे का घंटा और इसका प्रकाशन वर्ष है 1916, यानी ये इसका रचना काल 1916 है। 1916 में ये रची गई। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। अभी अभी लोकायतन को महाकाव्य के रूप में हम पढ़ चुके हैं एक प्रश्न के अंतर्गत, और प्रबंध कृति भी है लोकायतन। प्रबंधात्मक जो कृतियां होती हैं उनके दो रूप होते हैं, उनमें से एक होता है महाकाव्य। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो विकल्प है ए बाह्य परिवेश और अंतस चैतन्य, बी जीवन और प्रकृति, सी व्यक्ति और समाज, या इनमें से कोई नहीं। तो ए विकल्प प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि लोकायतन को कवि ने जिन दो खंडों में विभक्त किया है उनके नाम है बाह्य परिवेश और अंतस चैतन्य। ये दो खंड हैं लोकायतन के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। मुग्धा, नवोढ़ा, सज्जा और खंडिता, ये सभी नायिकाओं के भेद माने गए हैं। प्राचीन संस्कृत काव्यशास्त्र से ये परंपरा चली आ रही है। और नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए जिस प्रकार की नायिका की कवि ने कल्पना की है वो है मुग्धा नायिका। मुग्धा नायिका दोस्तों वो होती है जो स्वयं अपने सौंदर्य पर मुग्ध होती है, मोहित होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न,
कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसने कहा? हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। ए सुमित्रा नंदन पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा या फिर डी दुष्यंत कुमार। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कवि पंत ने एक पंक्ति कही कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। इस को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कवि यहां परिपूर्ण क्षणों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि जब भी कोई अनुभव या जब भी कोई भावना अपने आवेग के चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है, यानी अब हमारे हृदय में पूर्णता को प्राप्त कर लेती है, तभी वो अभिव्यक्त होती है। इसलिए कवि कहते हैं कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? डीएसएसबी पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है मन के स्वप्न, बी ताज, सी स्वर्ण किरण और डी नारी। तो दोस्तों, स्वर्ण किरण उनकी जो रचना है काव्य संकलन, उस पर अरविंद दर्शन का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति नहीं है। डीएसएसबी पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं दीपशिखा, ग्राम्या, युगांत और पल्लव। तो दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं ग्राम्या, युगांत और पंत जी की कविता संग्रह है, उनकी कृतियां हैं, लेकिन दीपशिखा उनकी रचित कृति नहीं है, बल्कि महादेवी वर्मा की रचित कृति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत विरचित ग्राम्या युगवाणी किस विचार की रचनाएं हैं? डीएसएसबी पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रयोगवादी, राष्ट्रवादी, छायावादी या प्रगतिवादी? तो दोस्तों, ग्राम्या और युगवाणी दोनों प्रगतिवादी रचनाएं हैं कवि पंत की, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि 1936 से कवि पंत की कृतियों में प्रगतिवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा, और ग्राम्या का प्रकाशन वर्ष 1940 है। तो ऐसी स्थिति में ग्राम्या और युगवाणी दोनों ही प्रगतिवादी रचनाएं हैं। तो आंसर इस प्रश्न का होगा डी। अगला प्रश्न, वियोगी होगा पहला राह से उपजा होगा गान के रचनाकार कौन है? पहले ही प्रश्न में हम इस पंक्ति को पढ़ चुके हैं, और यह प्रश्न पूछा गया डीएसएसबी पीजीटी 2018 में। राम नरेश त्रिपाठी, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत? तो सुमित्रा नंदन पंत इसका सही उत्तर है। आंसर होगा हमारा डी। ये पंक्तियां पंत जी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, तो इन्हें तो आप कंठस्थ कर ही लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं परीक्षा में अक्सर इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे चले, प्रथम रश्मिका आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? कविता हम पढ़ चुके हैं। एनवीएस टीजीटी 2019, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी और निराला। तो जाहिर सी बात है बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि प्रथम रश्मि नाम की जो कविता है वो पंत के द्वारा रचित है। तो आंसर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? एनवीएस पीजीटी 2019, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2015 और 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। ए विकल्प है ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्णधूली। बी है ग्रंथि, युगांत, गुंजन, स्वर्णधूली, युगवाणी। सी है गुंजन, ग्रंथि, युगांत, युगवाणी, स्वर्णधूली। और डी है युगांत, ग्रंथि, गुंजन, युगवाणी, स्वर्णधूली। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जिस भी कवि के विषय में आप तैयारी करें, उनकी रचनाओं के प्रकाशन वर्ष को क्रम से कंठस्थ करना बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे सही जो विकल्प है वो है ए, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि 1920 में उच्छ्वास और ग्रंथि दोनों का प्रकाशन हुआ। तो ग्रंथि का यहां उच्छ्वास का नाम नहीं है, तो ग्रंथि का प्रकाशन वर्ष है 1920। गुंजन प्रकाशित हुई, कविता संग्रह प्रकाशित हुआ 1932 में, और युगांत प्रकाशित हुआ 1936 में। युगवाणी का प्रकाशन वर्ष दोस्तों माना जाता है 1939, और स्वर्ण धूली है 1947। तो इस प्रकार क्रम से देखा जाए तो ये क्रम बिल्कुल सही क्रम है, इसलिए ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
गंधवीथी के रचनाकार हैं। डीएसएसबी टीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। लीलाधर जगूड़ी, सुमित्रा नंदन पंत, रमेश चंद्र शाह या जगदीश गुप्त। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गंधवीथी नाम की रचना सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई और आंसर है इसका बी। अगला प्रश्न, का कोकिल बरसा पावक कण पंक्ति किस रचनाकार की है? डीएसएसबी टीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। ए सुमित्रा नंदन पंत, बी श्याम नारायण पांडे, सी दुष्यंत कुमार, डी नागार्जुन। तो दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं ये ए सुमित्रा नंदन पंत की हैं, क्योंकि यहां कवि गा कोकिल बरसा पावक गण कहकर के कोयल से प्रार्थना कर रहे हैं अग्नि के कणों को बरसाने की, क्योंकि वे सारे अंधविश्वासों को, सारी उन अंधरूढ़ियों को जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं जो प्रगति के मार्ग की रुकावट बनी हुई है। और ये जो कविता है उसका शीर्षक ही गा कोकिल बरसा पावक कण है और ये उनकी कृति युगांत में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, इनमें सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। यूपी पीएचडी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। ग्रंथि, वीणा, परिमल, पल्लव। तो देखिए ग्रंथि, वीणा और पल्लव ये तीनों सुमित्रा नंदन पंत की कृतियां हैं, लेकिन परिमल कृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। गिरा हो जाती है सनयन नयन करे नीरव भाषण जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है? ऑप्शंस हैं निराला, पंत, प्रसाद और महादेवी। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये पंक्तियां पंत के काव्य पर बिल्कुल खरी उतरती हैं, तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, कवि और कविता का नाम लिखिए। मृत्यु तुम्हारा, गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर, वक्र कुंडल दिग्मंडल। और ये प्रश्न पूछा गया छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में और इसको हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं इस कविता को। ये परिवर्तन कविता की पंक्तियां हैं दोस्तों, और विकल्प दिए गए हैं अज्ञेय की विवर, पंत की परिवर्तन, निराला की कल्पांतर, मुक्तिबोध की गरल दंत। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और हालावादी। तो दोस्तों ताज जो कविता है कवि की वो प्रगतिवादी कृति है और ये कवि के युगांत नामक कविता संग्रह में संकलित है। और अभी मैंने चर्चा की कि युगांत का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1936 माना गया है। स्पष्ट कर लेंगे क्योंकि युगांत से ही प्रगतिवादी चेतना सुमित्रा नंदन पंत की कृतियों में दिखाई देती है। तो आंसर होगा। अगला प्रश्न, रिक्त पंक्ति लिखें और कविता का नाम लिखें। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशम विभा से भर। और फिर ये खाली पंक्ति आ गई है। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं और ये प्रश्न पूछा गया छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में और यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें आगे की पंक्ति पहचाननी है। पहला ऑप्शन है कैसी शीतल है देवापहर और ये परिवर्तन कविता का नाम दिया गया है। लिपटी है लता से हर नौका विहार कविता, बालू कणों से भरा नहर ताज कविता और सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर नौका विहार कविता। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि ये पंक्ति नौका विहार कविता से है पंत की और इसकी अगली पंक्ति है सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, क्योंकि नौका विहार करते समय कवि लहरों के सौंदर्य का यहाँ वितरण कर रहे हैं और ये नौका विहार कविता कवि पंत के गुंजन नामक कविता संग्रह में संकलित है। तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषित कहा जाता है? यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज 2013, केवीएस पीजीटी 2018 में प्रश्न पूछा गया। दोस्तों इसकी तो मैं कई बार चर्चा कर चुकी हूं, इस बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे। विकल्प है अनामिका, पल्लव, परिमल और कामायनी। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र कहकर के पुकारा जाता है और पल्लव पंत की कृति है, ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है। यूपी पीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। ए ग्रामीण परिवेश से,
प्रगतिवादी दृष्टि से, कल्पना लोक से या नई कविता से? तो दोस्तों यद्यपि ग्राम्या में ग्रामीण जीवन के सौंदर्य से संबंधित भी कुछ कविताएं हैं, लेकिन मूलतः कवि की इस ग्राम्या कविता संकलन की सारी कविताओं में जो एक दृष्टि देखने को मिलती है वो है प्रगतिवादी दृष्टि। और ये ग्राम्याकृति जैसा मैंने आपको बताया 1940 इसका प्रकाशन वर्ष है, और 1936 के बाद से सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में प्रगतिवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो जाहिर सी बात है कि बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ग्राम्याकृति का संबंध कवि की प्रगतिवादी दृष्टि से है। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है? यूजीसी नेट 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है गुंजन, सौवर्ण, रजत शिखर और ग्राम्या। उत्तर देखते हैं। तो सौवर्ण और रजत शिखर ये दोनों कृतियां अरविंद करती है। तो दूसरा और तीसरा विकल्प हमारा सही उत्तर है। आगे चले, दूसरा और तीसरा किस विकल्प में है? सी विकल्प में है। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई? जीआईसी पीजीटी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। गुंजन, ग्राम्या, पल्लव और युगांत। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पल्लव में इस कविता का सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ। तो आंसर हमारा होगा सी। आगे चलें, अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। केवीएस, ये रिक्त स्थान छोड़ दिया गया है, कवि का नाम यहां पर हमको रखना है। तो ये प्रश्न पूछा गया केवीएस पीजीटी 2015, यूपी टीजीटी 2009 और 2002 में। विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इसकी चर्चा मैं पहले भी एक सत्र में कर चुकी हूं। तो यहां पर सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अरविंद दर्शन से प्रभावित जो कवि हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। निराला वेदांत दर्शन से प्रभावित है, जयशंकर प्रसाद कश्मीर के प्रत्यभिज्ञा दर्शन से, जिसे शैव दर्शन भी कहा जाता है, उससे प्रभावित थे, और महादेवी वर्मा की रचनाओं पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव माना जाता है। तो सुमित्रा नंदन पंत इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी कि आंसर होगा सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यूपी एचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016, यूपी पीजीटी 2003 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं लोकायतन, चिदंबरा, पल्लव और ज्योत्सना। तो दोस्तों हम कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। कवि पंत को चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और यह पुरस्कार उन्हें 1968 में प्राप्त हुआ। तो आंसर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित कीजिए। यूजीसी नेट 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। सूची प्रथम में कविता संग्रहों के नाम है और सूची द्वितीय में उनके प्रकाशन वर्ष हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है पल्लव। तो पल्लव का प्रकाशन वर्ष है 1928, वीणा का प्रकाशन वर्ष है 1927, गुंजन का है 1932 और स्वर्ण किरण का है 1947। यानी कि क्रम क्या रहेगा? चौथा, पहला, दूसरा और पांचवा। चौथा, पहला, दूसरा, पांचवा किस विकल्प में है देखते हैं। चौथा, पहला, दूसरा, पांचवा बी विकल्प में है, यानी कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न, पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम है। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। यूजीसी, सी है ये बेटा, मिसप्रिंट हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यूजीसी नेट 2014, 13 और 2008 में भी ये प्रश्न पूछा गया। तो आप ध्यान देंगे इस बात को। विकल्प है गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, युगांत। यानी कि एक बात तो तय है दोस्तों कि पंत के प्रकाशन वर्षों से, रचनाओं के प्रकाशन वर्षों से संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पहला विकल्प जो है वो है गुंजन, पल्लव, ग्राम्या और युगांत। दूसरा है पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, युगांत, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव।
पल्लव, गुंजन, ग्राम्या और युगांत। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, क्योंकि पल्लव का प्रकाशन वर्ष माना गया है 1928, गुंजन है 1932, युगांत है 1936 और ग्राम्या है 1940। इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, सही कृति क्रम को पहचानिए। यूजीसी नेट 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, पल्लव, युगांत, गुंजन, युगवाणी, गुंजन, पल्लव, युगांत, युगवाणी, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सबसे पहले पल्लव। आती है पल्लव का प्रकाशन वर्ष है 1928 और ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है 1928। गुंजन 1932, युगांत 1936 और युगवाणी का प्रकाशन वर्ष माना गया है 1940, नहीं 1939। 1939 है दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष, 1940 तो ग्राम्या का है, तो ध्यान देंगे आप, तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? यूजीसी नेट 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं युगपथ, अतिमा, उत्तरा, गीत गुंज। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, क्योंकि गीत गुंज नामक जो कविता है, संग्रह है, वो सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। आगे चलते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यूपी टीजीटी 2005 में यह प्रश्न पूछा गया। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, बिल्कुल सही है। पल्लव पंत की रचना है, बिल्कुल सही है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, यह कथन भी सही है, यानी असत्य कथन है डी, क्योंकि पंत भारतेंदु युग के कवि नहीं है, बल्कि कौन से युग के हैं? छायावाद के कवि हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं। यूपी टीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और नंद दुलारे वाजपेयी। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रा नंदन पंत जी की कविताओं में मिलता है, वैसा अन्यत्र क्यों नहीं मिलता? यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज 2008 में यह प्रश्न पूछा गया। ए, प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में न आ सका। बी, पंत जी को अल्मोड़े में बचपन बिताने तथा युवावस्था में इलाहाबाद में रहने का जो अवसर मिला, वैसा किसी दूसरे को नहीं मिल पाया। तीसरा, प्रकृति चित्रण करने की अपेक्षा विचारधाराओं का विश्लेषण करना श्रेष्ठ है। चौथा, प्रकृति चित्रण में कथावस्तु को पिरोने की गुंजाइश का कम होना। तो दोस्तों सबसे सही जो विकल्प है वो है ए, क्योंकि पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म कुर्मांचल में हुआ था, कुमायूं में हुआ, और वहां की अतुलित प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर बचपन से ही वे प्रकृति के प्रति आकर्षित हो गए, और यही कारण है कि उनकी कविता में प्रकृति के सुंदर से सुंदर दृश्य बहुत बारीकी से उकेरे गए हैं, चित्रित किए गए हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है उनके विषय में। जहां तक दूसरे कथन का सवाल है, युवावस्था में इलाहाबाद में बहुत सारे हिंदी साहित्य से संबंधित कवियों ने, लेखकों ने, रचनाकारों ने अपना जीवन बिताया, लेकिन उनके काव्य में वैसा प्रकृति सौंदर्य देखने को नहीं मिलता। दूसरी बात, विचारधाराओं के विश्लेषण करने से प्रकृति चित्रण का कोई भी संबंध खास है नहीं, और प्रकृति चित्रण में कथावस्तु को पिरोने की गुंजाइश कम होती है, यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि अच्छे से अच्छे महाकाव्य में भी एक कथावस्तु होने के बावजूद प्रकृति के बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है?
उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। संस्मरण, उपन्यास, काव्य और निबंध। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कला और बूढ़ा चांद, जिस पर पंत को साहित्य अकादमी मिला, वो एक काव्य कृति है, तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, ग्रंथि किस रचनाकार की रचना है? केवीएस पीजीटी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या फिर जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उच्छ्वास के साथ साथ 1920 में प्रकाशित उनका कविता संग्रह है ग्रंथि, तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। पंत की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, काव्य पंक्तियां हैं ये, इनको भी आप कंठस्थ कर लीजिए। जितनी जरूरी, जितनी महत्वपूर्ण, जितनी प्रसिद्ध वो पंक्तियां थी, वियोगी होगा पहला कवि आह से निकला होगा गान, उसी तरह की महत्वपूर्ण पंक्तियां ये भी है। उपर्युक्त चर्चित पंक्तियों की रचनाकार हैं। डीएसएसबी टीजीटी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया। केवीएस पीजीटी 2017 में भी ये प्रश्न पूछा गया। और ऐसी स्थिति में विकल्प दिए गए हैं महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, सुमित्रा नंदन पंत और राम कुमार वर्मा। तो सुमित्रा नंदन पंत, जैसी कि मैं चर्चा कर चुकी, उनके कविता की पंक्तियां हैं और ये कविता उनके कविता संकलन, श्रेष्ठ चुनी हुई कविताओं के संकलन तारापथ में संकलित है ये कविता उनकी। तो इस बात को आप ध्यान में देंगे और आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंधित है? बहुत ही सरल प्रश्न है। एनवीएस टीजीटी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रगतिवाद, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग या छायावाद युग। यद्यपि प्रगतिवादी चेतना की कविताएं भी पंत जी ने लिखी, लेकिन वे मूलतः छायावाद युग के, छायावाद के कवि माने जाते हैं। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, अनामिका। तो दोस्तों पल्लव पंत का है, ग्रंथि पंत का है, गुंजन पंत का है, लेकिन अनामिका कविता संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। यानी यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृगमौन, पंत की किस कविता की पंक्ति है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। निशा निमंत्रण, मौन निमंत्रण, नौका विहार या ज्योत्सना। तो दोस्तों ये पंक्तियां मौन निमंत्रण नामक कविता से ली गई हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मौन निमंत्रण कविता पंत जी के पल्लव कविता संग्रह में संकलित है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, और आज के सत्र में भी हमने पंत, उनकी रचनाओं और उनके काव्य दृष्टि पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा की। उम्मीद करती हूं कि पिछले सत्र की तरह ये सत्र भी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और आपकी पकड़ पंत की रचनाओं पर, उनके साहित्य पर, उनकी काव्य दृष्टि पर और अधिक मजबूत होगी। अगले सत्र का बेसब्री से इंतजार कीजिए।